जी हिंद दोस्तों। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उनके कुछ तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो परीक्षा उपयोगी है। सबसे पहले विश्व इतिहास के बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और इनका महत्व भी बहुत ही है, अधिक है। सबसे पहले बात करेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता की। मेसोपोटामिया से इराक देश का बोध होता है। मेसोपोटामिया से इराक देश का, जो वर्तमान में इराक देश है, उससे संबंधित है। मेसोपोटामिया में सबसे पहले सुमेर की सभ्यता का विकास हुआ था। मेसोपोटामिया में सबसे पहले सुमेर की सभ्यता का विकास हुआ था। तीसरा पॉइंट याद रखें, सुमेर में पतेसी पुरोहित राजा को कहा जाता है। सुमेर में पतेसी पुरोहित किसे कहा जाता था? तो राजा को कहा जाता था। लगास नगर की देवी को नीनक सर्ग कहा जाता है। लगास नगर की देवी को नीनक सर्ग कहा जाता है। हर पैराग्राफ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बने, उनको हमने आपके सामने प्रेजेंट किया है। हम्मुराबी एमोराइट राजवंश का शासक था। हम्मुराबी जो था एमोराइट राजवंश का शासक था। और अगला पॉइंट, असीरिया का प्रमुख देवता अशूर था। असीरिया का प्रमुख देवता अशूर था। असीरिया ने मुख्यतः बेबीलोन की सभ्यता को अपनाया। असीरिया ने मुख्यतः बेबीलोन की सभ्यता को अपनाया था। सुमेर के समाज में सबसे अधिक प्रभाव पुरोहितों का ही था। सुमेर के समाज में सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति कोई थे तो पुरोहित थे। सुमेर में आकाश देवता का नाम अनु था। सुमेर में आकाश देवता का नाम अनु था। असीरिया में गुलामों की पहचान के लिए कान बोध दिए जाते थे। असीरिया में गुलामों की पहचान के लिए कान बोध दिए जाते थे। ये थे मेसोपोटामिया की सभ्यता से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिसकी हमने चर्चा की। इसके बाद आती है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की घाटी में हुआ है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की घाटी में हुआ है। मिस्र को नील नदी की देन भी कहते हैं। मिस्र की सभ्यता की खोज नेपोलियन ने की थी। मिस्र की सभ्यता की खोज नेपोलियन ने की थी। मिस्रवासियों ने रथ और घोड़े का व्यवहार हिक्सियों से सीखा था। मिस्रवासियों ने रथ और घोड़े का व्यवहार हिक्सियों से सीखा था। अब्बू सिम्बत के मंदिर को मिस्र में उगते हुए सूर्य का मंदिर कहा जाता है। अब्बू सिम्बत के मंदिर को मिस्र में उगते हुए सूर्य का मंदिर कहा जाता है। मिस्र का पहला राजा मेनिस था। मिस्र का पहला राजा मेनिस था। मिस्र की स्थापत्य कला में पिरामिड का सर्वाधिक महत्व है। मिस्र की स्थापत्य कला में पिरामिड का बहुत ही अधिक महत्व है। मिस्र में पेपिरस से कागज बनता है। मिस्र में पेपिरस से कागज बनता है। पिरामिड समाधि की तरह के थे। पिरामिड जो थी वह समाधि थी एक तरह से। मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। मैं अभी कुछ देर पहले भी बताया था कि इसको नील नदी की देन कहते हैं, तो मिस्र को नील नदी की देन कहते हैं। ये थी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि मिस्र की सभ्यता से जुड़ी हुई। यूनान की स्थापना की बात करें तो यूनान में लाइकगरस ने स्पार्टा का संविधान तैयार किया था। लाइकर्गस ने स्पार्टा का संविधान तैयार किया था। शोलंग ने एथेंस में गिरवी प्रथा का अंत किया था। शोलंग ने एथेंस में गिरवी प्रथा का अंत किया था। यूनान के इतिहास में पेरिक्लीस का शासनकाल स्वर्ण युग माना जाता है। याद रखिएगा, यूनान में स्वर्ण युग का काल किनका था? पेरिक्लीस का शासनकाल। सिकंदर की पत्नी रेक्सोना ईरान की राजकुमारी थी। सिकंदर की पत्नी रेक्सोना जो ईरान की राजकुमारी थी। राजनीतिक शास्त्र का जनक प्लेटो को माना जाता है। राजनीतिक शास्त्र का जनक प्लेटो को माना जाता है। यूनान में ओलंपिक खेल जीएस देवता के सम्मान में मनाया जाता है। आपको पता है यूनान ओलंपिक खेल की शुरुआत यूनान से ही हुई है, तो जीएस देवता के सम्मान में ओलंपिक खेल मनाया जाता था। एथेंस के बाजार को एगोरा कहा जाता था। एथेंस के बाजारों को एगोरा कहा जाता था। स्पार्टा में गुलामों को हिलॉट कहा जाता था। स्पार्टा में गुलामों को हिलॉट कहा जाता था। एथेंस जीएस की पुत्री थी। एथेंस जो थी वह जीएस की पुत्री थी। जीएस जो था वह देवताओं का राजा था, जिसके सम्मान में ओलंपिक खेल मनाया जाता है यूनान में। विश्व में सर्वप्रथम लोकतंत्र का प्रयोग यूनान में ही हुआ था। विश्व में सबसे पहले लोकतंत्र का जो प्रयोग है वह यूनान में ही हुआ था। ये थी कुछ महत्वपूर्ण बात यूनान से जुड़ी हुई। रोम की सभ्यता की अगर बात करें, रोम में 12 तरीब्यतों का कानून बना है। रोम में 12 तरीब्यतों का कानून बना है।
जूलियस सीजर को रोम के इतिहास में महान की उपाधि से विभूषित किया गया है। जूलियस सीजर को महान की उपाधि से विभूषित किया गया है रोम के इतिहास में। रोमन वासियों ने भवन निर्माण में कंक्रीट का प्रयोग आरंभ किया, यानी रोम के निवासियों ने भवन निर्माण के लिए कंक्रीट का प्रयोग सबसे पहले आरंभ किया। ईसाई धर्म को रोकने का राजधर्म कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया था। ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया था। ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया था। ईसा मसीह का जन्म स्थान नजारत है। ईसा मसीह का जन्म स्थान क्या है? नजारत। हेनीनाल ने प्यूनिक युद्ध में बहुत अधिक नाम कमाया था। हेनीनाल ने प्यूनिक युद्ध में बहुत अधिक नाम कमाया था। लीवी रोम का प्रसिद्ध इतिहासकार था। लीवी क्या था? रोम का प्रसिद्ध इतिहासकार। रोम का सबसे बड़ा चिकित्सक गैलेन था। रोम का सबसे बड़ा चिकित्सक गैलेन था। और पुराने बाइबल को इंजिल कहते हैं। पुराने बाइबल को इंजिल कहते हैं। ईसा के उपदेश और उसकी जीवन गाथा नई बाइबिलों न्यू टेस्टामेंट में सुरक्षित है। ईसा के उपदेश और उनकी जीवन गाथा न्यू टेस्टामेंट में सुरक्षित है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रोम की सभ्यता से। मध्यकालीन विश्व की अगर बात करें, ईसाई धर्म और चर्च का मध्ययुगीन सभ्यता संस्कृति के विकास में बहुत बड़ा हाथ था। ईसाई धर्म और चर्च का मध्ययुगीन सभ्यता और संस्कृति के विकास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। चर्च में सबसे ऊंचा स्थान पोप का होता है। चर्च में सबसे ऊंचा स्थान पोप का होता है। धर्म के अतिरिक्त रोमन चर्च शिक्षा के केंद्र थे। धर्म के अलावा रोमन चर्च जो थे वह शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय 1168 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय 1168 में स्थापित हुआ। कैटरबेरी टेल्स की रचना जोफ्री चौसर ने की थी। कैटरबेरी टेल्स की रचना जोफ्री चौसर ने की थी। मध्ययुगीन यूरोप का सबसे प्रसिद्ध नगर कस्तुनतुनिया था। मध्ययुगीन नगर का सबसे प्रसिद्ध नगर कस्तुनतुनिया था। कैरोलिंगियन साम्राज्य पवित्र रोमन साम्राज्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा शार्लमा फ्रैंक जाति का था। राजा शार्लमा किस जाति से थे? तो फ्रैंक जाति से थे। और आगे इस टॉपिक से इतनी सारी बातें, अब सामंतवाद से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को भी चर्चा में लाएंगे। सामंती व्यवस्था में सबसे बड़े सामंत को ड्यूक या अर्ल कहा जाता था। सामंतवादी व्यवस्था में सबसे बड़े सामंत को ड्यूक या अर्ल कहा जाता था। सामंत को अपने अधिपति से जागीर मिलने की प्रथा को अभिषेक कहा जाता था। सामंत को अपने अधिपति से जागीर मिलने की प्रथा को अभिषेक कहा जाता था। सामंतवाद ने राजा को निरंकुश बनने से रोका। सामंतवादी व्यवस्था में गांव कृषि योग्य भूमि को मेनर कहा जाता था। सामंतवादी व्यवस्था में गांव कृषि योग्य भूमि को मेनर कहा जाता था। सामंतवादी व्यवस्था में कला और साहित्य का विकास हुआ था। सामंत युग में समाज का संगठन पिरामिड के रूप में था। सामंत युग में समाज का संगठन पिरामिड के रूप में था। सामंतवाद से राजतंत्र कमजोर पड़ गया था। सामंतवाद से राजतंत्र कमजोर पड़ गया। मैग्ना कार्टा से इंग्लैंड में वैधानिक शासन का सूत्रपात हुआ था। ये थी सामंतवाद से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब है अरब सभ्यता, इस्लाम धर्म का उदय। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को चलाया। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को चलाया। मोहम्मद साहब मक्का से मदीना 622 ईस्वी में गए। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। तो इनसे जन्म से भी प्रश्न पूछा जाता है, मृत्यु से भी। इस्लाम में हिजरत की घटना मोहम्मद साहब का मक्का छोड़कर मदीना जाने को कहते हैं। इस्लाम में हिजरत की घटना मोहम्मद साहब का मक्का छोड़कर मदीना जाने को कहते हैं। मोहम्मद साहब के उपदेश हदीस ग्रंथ में संग्रहित हैं। हदीस जो था वह ग्रंथ है जिसमें मोहम्मद साहब के द्वारा दिए गए उपदेश संकलित हैं। मध्यकालीन विश्व का सबसे प्रख्यात विश्वविद्यालय काहिरा में था। मध्यकालीन विश्व का सबसे प्रख्यात विश्वविद्यालय काहिरा मिस्र में था। हिजरी संबत सन 622 ईस्वी में आरंभ हुआ। हिजरी संबत 622 ईस्वी में आरंभ हुआ। अंसारी मदीना में मोहम्मद साहब के समर्थक को कहा जाता है। अंसारी मदीना में मोहम्मद साहब के जो फॉलोअर्स हैं उनको या सपोर्टर हैं उनको कहा जाता है। शाहनामा के रचयिता फिरदौसी थे। शाहनामा के रचयिता फिरदौसी थे। अल बरूनी
भारत महमूद गजनबी के साथ आया था। अल बरूनी भारत में महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अरब राजनीति में सर्वोच्च स्थान खलीफा का था। अरब राजनीति में अगर आप देखें जो सुप्रीम पोजीशन है वह खलीफा का था। मोहम्मद साहब के दिनचर्या का वर्णन सुन्नत में है। सुन्नत में है, याद रखिएगा। मोहम्मद साहब के जो डेली रूटीन है, डेली सिम्टम है, वे सब की सुन्नत में वर्णित है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अरब सभ्यता इस्लाम के उदय से जुड़ी हुई। मध्यकालीन चीन की अगर बात करें तो मध्यकालीन चीन से भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपको परीक्षा के लिए उपयोगी होने वाला है। सर्वप्रथम कागज़ के नोट का प्रचलन चीन में हुआ था। सर्वप्रथम कागज़ की जो करेंसी है उनका चलन चीन में हुआ था। मंगोल क्रूरता के लिए प्रसिद्ध है। मंगोल जो है वह क्रूर शासक थे। मंगोल शासक क्रूरता के लिए प्रसिद्ध है। मंगोल को अनुशासित चंगेज खां ने किया था। मंगोल को अनुशासन में लाना चंगेज खां की जिम्मेदारी थी। आप उसका हम समझे चंगेज खां ने मंगोल को अनुशासित भी किया था। मार्को पोलो इटली का रहने वाला था। मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? तो इटली का रहने वाला था। चीन के लोग बारूद को अर्गन औषधि कहते थे। चीन के लोग बारूद को अर्गन औषधि के नाम से जानते थे। तांग राजवंश का संस्थापक ताइसुन था। तांग राजवंश का संस्थापक ताइसुन था। कुबलय खां चीन का शासक था। कुबलय खां कहाँ का शासक था? चीन का शासक था। नांगवे चीन का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। नांगवे चीन का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। ताइलो पीचिन एक महान कवि था। ताइलो पीचिन एक महान कवि था। यह याद रखिए, कभी कोई प्रश्न बनता है ये क्या थे? चित्रकार थे, शासक थे, कवि थे, तो आपको याद रखना है ये कवि थे। ये थी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मध्यकालीन चीन से जुड़ी हुई। मध्यकालीन जापान की अगर बात करें, जापान का प्राचीन धर्म शिंतो था। जापान का प्राचीन धर्म क्या था? शिंतो। जापान में योद्धा को समुराई कहते थे। जापान में योद्धा को समुराई कहते थे। 12वीं सदी के अंत में शोगुन राजनीति सत्ता का उदय हुआ। 12वीं शताब्दी के अंत में शोगुन राजनीतिक सत्ता का उदय हुआ। जापान की पहली अस्थायी राजधानी नारा में स्थापित की गई थी। जापान की पहली राजधानी नारा में स्थापित की गई थी। मध्यकालीन जापान की एक विशेष तरह की काव्य शैली को हैकू कहा जाता था। मध्यकालीन जापान की एक विशेष तरह की काव्य शैली को हैकू कहा जाता था। काबुकी जापान की एक नाट्य शैली है। काबुकी जापान की क्या है? एक नाट्य शैली है। काबुकी जापान की एक नाट्य शैली है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे मध्यकालीन जापान से। पुनर्जागरण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। उसमें पहला, कोपरनिकस ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कोपरनिकस ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। कस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में हुआ। कस्तुनतुनिया का जो विघटन हुआ और पतन कहें तो 1453 ईस्वी में हुआ। पुनर्जागरण युग की सबसे बड़ी रचना यूटोपिया है। पुनर्जागरण युग की सबसे बड़ी रचना कहें तो यूटोपिया है। लियोनार्डो दा विंची चित्रकार, मूर्तिकार व वैज्ञानिक थे। लियोनार्डो दा विंची चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे और वैज्ञानिक भी थे। इन तथ्यों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। पुनर्जागरण का केंद्र इटली था। पुनर्जागरण का केंद्र इटली था। इटली में पुनर्जागरण का केंद्र फ्लोरेंस में था और इटली में भी जो रेनेसां का जो सेंटर था वह क्या था? फ्लोरेंस में था। मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की कृति है। लियोनार्डो दा विंची के द्वारा जो रची गई है तस्वीर वह मोनालिसा की पेंटिंग है। प्रिंस की रचना मैकियावेली ने की। प्रिंस की रचना मैकियावेली के द्वारा की गई। पुनर्जागरण से आधुनिक युग का आरंभ होता है। पुनर्जागरण का मतलब फिर से जगना होता है, यानी आधुनिक युग का आरंभ होना। शेक्सपियर एक विश्वविख्यात नाटककार थे। विलियम शेक्सपियर जो थे विश्वविख्यात, वर्ल्ड वाइड उनका नाम था। नाटककार के रूप में दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। ये थे कुछ पुनर्जागरण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम बात करेंगे धर्म सुधार आंदोलन और उपनिवेशवाद से जुड़े हुए। मुक्ति पत्र का विक्रय पादरी करता था। मुक्ति पत्र का विक्रय पादरी लोग किया करते थे। धर्म सुधार का प्रातःकालीन तारा जॉन विक्लिफ को कहा जाता था। महत्वपूर्ण प्रश्न है यह कि धर्म सुधार का
मॉर्निंग स्टार यानी प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता था? जॉन विक्लिफ को। लोलार्ड्स जॉन विक्लिफ के अनुयायी थे। जॉन विक्लिफ के अनुयायी कौन थे? तो लोलार्ड्स थे। मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? मार्टिन लूथर जर्मनी का रहने वाला था। मार्टिन लूथर जर्मनी का रहने वाला था, याद रखिएगा। जेसुइट संघ की स्थापना इग्नासियस लोयोटा ने की थी। जेसुइट संघ की स्थापना इग्नासियस लोयोटा ने की थी। चर्च के विरुद्ध हुए आंदोलन को धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। चर्च का विशेष बोलबाला था, उनके विरुद्ध जो आवाज़ उठने लगी, तो यह सब सांस्कृतिक परिवर्तन वाले चैप्टर में है। 11th क्लास में हिस्ट्री जो है उसमें पढ़ेंगे तो आप टॉपिक मिलेंगे। चर्च के विरुद्ध आंदोलन को धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। तत्वांतरण के सिद्धांत का विरोध जॉन विक्लिफ ने किया था। तत्वांतरण के सिद्धांत का उल्लेख क्या विरोध जॉन विक्लिफ ने किया था? अभी आपने देखा जॉन विक्लिफ को मॉर्निंग स्टार के नाम से, धर्म सुधार के क्षेत्र में मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता था। मुक्ति पत्र विक्रय का मुख्य उद्देश्य धन प्राप्त करना था। मुक्ति पत्र विक्रय का मुख्य उद्देश्य धन प्राप्त करना था। प्रतिरोधी धर्म सुधार आंदोलन का उद्देश्य कैथोलिक धर्म में सुधार लाना था। प्रतिरोधी धर्म सुधार आंदोलन का उद्देश्य कैथोलिक धर्म में सुधार लाना था। जॉन टेटजल पोप का एजेंट था। जॉन टेटजल पोप का एजेंट था। पोप जो है चर्च का प्रमुख व्यक्ति हुआ करता था। पोप जो है वह प्रमुख हुआ करता था। बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद मार्टिन लूथर ने किया था। एक प्रश्न यहाँ बनेगा कि जर्मन भाषा में बाइबल को किसने अनुवादित किया था? तो मार्टिन लूथर ने किया था। मार्टिन लूथर कहाँ के थे? जर्मनी के थे। मार्टिन लूथर जर्मनी के थे और उन्होंने जर्मन भाषा में बाइबल का ट्रांसलेशन किया था। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न धर्म सुधार आंदोलन एवं उपनिवेशवाद से जुड़े हुए। औद्योगिक क्रांति की बात करें तो औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड में आरंभ हुआ था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। रूस में औद्योगिक क्रांति हुई। रूस में भी औद्योगिक क्रांति हुई, यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रूस में भी हुई थी। फसलों का चक्रानुक्रम पद्धति को टाउनशेड में शुरू किया गया। फसलों का चक्रानुक्रम पद्धति को टाउनशेड में शुरू किया गया था। औद्योगिक क्रांति के पूर्व शक्ति का स्रोत मानव श्रम एवं कुछ पशु थे। औद्योगिक क्रांति के पूर्व जो अगर शक्ति की बात करें तो मानव श्रम और पशु भी जिम्मेदार थे। औद्योगिक क्रांति के बाद शक्ति का स्रोत वाष्प शक्ति था। औद्योगिक क्रांति के बाद जो शक्ति का जो सोर्स हम समझें तो वह स्टीम पावर यानी वाष्प शक्ति था। इंग्लैंड में सबसे पहले रेलगाड़ी 1830 ईस्वी में लिवरपूल से मैनचेस्टर तक चली थी। इंग्लैंड में सबसे पहले रेलगाड़ी 1830 में लिवरपूल से मैनचेस्टर तक चली थी, जबकि भारत में रेलगाड़ी 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने चली थी। 1853 में मुंबई से थाने चली थी। पहली बार रेल का विस्तार किया गया था, जबकि इंग्लैंड में पहली बार 1830 में लिवरपूल से मैनचेस्टर तक चली थी। जनसंख्या में वृद्धि का प्रमुख कारण औद्योगिक क्रांति था। जनसंख्या में वृद्धि का प्रमुख कारण औद्योगिक क्रांति था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिक विकास जापान में हुआ था। एशिया में सर्वप्रथम औद्योगिक विकास जापान में हुआ। आर्कराइट का आविष्कार वाटर फ्रेम ने किया था। आर्कराइट का आविष्कार वाटर फ्रेम ने किया था। बेकारी की समस्या का प्रमुख कारण औद्योगिक क्रांति की शुरुआत था। बेकारी की समस्या का प्रमुख कारण, देखिए, बेकारी की समस्या, जनसंख्या में वृद्धि, इन दोनों के लिए जिम्मेदार किसी को समझा गया तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत को समझा गया। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न औद्योगिक क्रांति से जुड़े हुए। 1830 एवं 1848 की यूरोपीय क्रांतियाँ। अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पोलिगनेक एक कट्टर प्रतिक्रियावादी था। पोलिगनेक जो था वह एक कट्टर प्रतिक्रियावादी था। 1830 ईस्वी का फ्रांसीसी क्रांति का नेता लाफेत था। 1830 ईस्वी में फ्रांसीसी जो क्रांति हुई उसका नेतृत्व किसके हाथ में था? लाफेत के हाथ में था। गीजो फ्रांस का शासक लुई फिलिप का प्रधानमंत्री था। गीजो फ्रांस के शासक लुई फिलिप का प्रधानमंत्री था। यूरोप की क्रांतियों का वर्ष 1848 ईस्वी को कहा जाता है। यूरोप की क्रांतियों का वर्ष 1848 ईस्वी को कहा जाता है। इंग्लैंड में प्रथम सुधार अधिनियम 1832 ईस्वी में पारित किया गया था। इंग्लैंड में पहली बार सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? 1832 ईस्वी में पारित किया गया।
मिस्टर स्मिथ के नाम से लुई फिलिप शासक जाने जाते थे। लुई फिलिप को किस नाम से जानते थे? तो मिस्टर स्मिथ के नाम से जानते थे। नेपोलियन तृतीय ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट 1852 ईस्वी में घोषित किया था। यहाँ भी प्रश्न बनेगा, नेपोलियन तृतीय ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया था? 1852 ईस्वी में। मेटरनिख वियना का चांसलर था। मेटरनिख वियना का चांसलर था। ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य 1830 से लेकर के 1848 की यूरोपीय क्रांतियों की। अब है यूनिफिकेशन ऑफ इटली से जुड़े हुए कुछ तथ्य। इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण का श्रेय काबूल को जाता है। कार्बोनरी की स्थापना गिबर्टी ने की थी। कार्बोनरी की स्थापना गिबर्टी ने की थी। एकीकृत इटली का नवीन इतिहास 1870 ईस्वी से शुरू हुआ, यानी यूनाइटेड इटली का जो न्यू हिस्ट्री है वो 1870 ईस्वी से शुरू हुई थी। इटली का एकीकरण 1870 ईस्वी में हुआ था। इटली का यूनिफिकेशन 1870 में हुआ था। कार्बोनरी इटली की एक बुक्स संस्था थी। कार्बोनरी इटली की एक बुक्स संस्था थी। मेजनी का कथन है कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो विद्रोह का नेतृत्व युवकों के हाथ में दे दो। जैसेपो मेजनी का यह कथन था कि अगर आपको समाज में क्रांति लानी है तो यह विद्रोह का जो नेतृत्व है उन युवाओं को दे दीजिए, यानी युवाओं के हाथ में दे दीजिए। महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था उनका। इटली के एकीकरण में मेजनी को पैगंबर कहा गया है, यानी इटली का एकीकरण मेजनी के नेतृत्व में, यानी उनको इटली के एकीकरण के लिए मेजनी को पैगंबर कहा गया, इटली का पैगंबर कहा गया था। गैरीवाल्डी को तलवार के उपनाम से पुकारा जाता है। गैरीवाल्डी को तलवार के उपनाम से पुकारा जाता है। काबूल को राजनीतिक उपनाम से, राजनीतिज्ञ उपनाम से पुकार। याद रखिएगा, मेजनी, गैरीवाल्डी और काबूल, इन तीनों को एक संयुक्त रूप से इटली के एकीकरण में इसका योगदान है, जिसमें इटली का एकीकरण का श्रेय काबूल, माउंट काबूल को जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि काबूल को राजनीतिज्ञ कहा गया, गैरीवाल्डी को तलवार कहा गया और मेजनी को पैगंबर कहा गया। तो ये तीन उपनाम जरूर याद रखेंगे आप। समाजवादी विचारधारा, और ये थे इटली के एकीकरण से जुड़े हुए। अब नया टॉपिक, समाजवादी विचारधारा और आंदोलन। फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई थी। पहली बात, फेबियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। और कब हुई थी? 1884 ईस्वी में। स्वप्नदर्शी समाजवाद का प्रवर्तक कौन था? तो कार्ल मार्क्स। याद रखिएगा, बहुत बड़े इतिहासकार। स्वप्नदर्शी समाजवाद का प्रवर्तक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। लुई ब्लॉ फ्रांस के समाजवादी विचारक थे। लुई ब्लॉ फ्रांस के समाजवादी विचारक थे। बिस्मार्क ने राज्य समाजवाद की स्थापना की थी। बिस्मार्क ने राज्य समाजवाद की स्थापना की थी। प्रथम इंटरनेशनल मजदूर संगठन है, याद रखिएगा, प्रथम इंटरनेशनल मजदूर संगठन जो है ILO, वह इससे जुड़ी हुई हैं। प्रथम इंटरनेशनल मजदूर संगठन की स्थापना 1864 ईस्वी में लंदन में हुई थी। कब हुई थी? 1864 में। और लंदन में द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना 1889 ईस्वी में हुई थी। कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 में हुई थी। 1883 में, याद रखिएगा। तुर्की से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यूरोप का मरीज तुर्की देश को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की देश को कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय तुर्की धुरी राष्ट्र के पक्ष में था। आधुनिक तुर्की का जनक मुस्तफा कमाल पाशा को कहा गया है। आधुनिक तुर्की का जनक मुस्तफा कमाल पाशा को कहा गया है। मुस्तफा कमाल पाशा का उपनाम अतातुर्क था। मुस्तफा कमाल पाशा का उपनाम अतातुर्क था। कमाल पाशा का जन्म 1880 ईस्वी को सेलेनिका में हुआ था। कमाल पाशा का जन्म 1880 ईस्वी को सेलेनिका में हुआ था। तुर्की में गणतंत्र की घोषणा 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को की गई थी। मुस्तफा कमाल पाशा गणतांत्रिक राज्य तुर्की के राष्ट्रपति बने। मुस्तफा कमाल पाशा गणतांत्रिक राज्य के तुर्की के राष्ट्रपति बने। इस्तांबुल कस्तुनतुनिया का नया नाम है। कस्तुनतुनिया का नया नाम इस्तांबुल है। प्रथम पंचवर्षीय योजना तुर्की में 1933 में लागू की गई थी। तुर्की में फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वह कब लागू की गई? 1933 ईस्वी में लागू की गई थी। ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य तुर्की से जुड़े हुए। अब इटली में फासीवाद का उदय, इनसे जुड़े कुछ तथ्य को भी ध्यान रखिएगा। फासीवाद का जन्म इटली में हुआ था। फासीवाद का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था।
मुसोलिनी को फांसीवाद का जनक कहा जाता है। मुसोलिनी को फांसीवाद का जनक कहा जाता है। मुसोलिनी का जन्म इटली में हुआ और 1833 ईस्वी में रोमाना में हुआ था। मुसोलिनी का जन्म 1833 ईस्वी के रोमाना में हुआ था। फासिस्टवाद मुसोलिनी के दल का नाम था। मुसोलिनी के द्वारा जो दल स्थापित किए गए थे उसका नाम क्या था? फासिस्टवाद। ड्यूस मुसोलिनी को पुकारा जाता था। ड्यूस किसे कहा जाता था? मुसोलिनी को कहा जाता था। काली समीज फांसी दल के स्वयं सेवकों की पोशाक थी। काली समीज फांसी दल के स्वयं सेवकों की पहचान थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, फांसी दल के स्वयं सेवकों की पहचान क्या थी? काली समीज। सही, इटली में फांसीवाद का अंत 28 अप्रैल 1945 को हुआ था। जर्मनी में नाजीवाद का उदय। ध्यान रखिए, अभी इटली में फांसीवाद का उदय हुआ, तो इसमें जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण समझेंगे। नाजीवाद का जन्म जर्मनी में ही हुआ था। हिटलर के नेतृत्व में नाजी दल का उदय हुआ। एडोल्फ हिटलर की हम बात कर रहे हैं। हिटलर का जन्म वोन में 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को हुआ था। 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। वाइमर रिपब्लिक यानी वाइमर गणतंत्र जर्मनी में नवस्थापित गणतंत्र का नाम था, जो जर्मनी में न्यू डेमोक्रेटिक फॉर्म से स्टेबल किए गए, उसका नाम वाइमर रिपब्लिक था। हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री 1933 ईस्वी में बना था। हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री 1933 ईस्वी में बना था। मेन कैंप हिटलर मेरा संघर्ष हिटलर की रचना है। मेन कैंप हिटलर की रचना है। पोलैंड पर हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को आक्रमण किया। पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने आक्रमण किया था। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली थी। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली थी। ये थे कुछ जर्मनी में नाजीवाद के उदय से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में आरंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण हंगरी के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या सेराजेवो में कर दी गई थी। आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड जो हंगरी के उत्तराधिकारी थे, अब इसके कारण से सेराजेवो में हत्या जो हो गई, इसी कारण से प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था। तत्कालिक कारण वही थे। प्रथम विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को शामिल हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, जबकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक चलता रहा। त्रिकूट समझौतों में ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली शामिल थे, जबकि मित्र राष्ट्रों की बात करें तो इटली, फ्रांस और ब्रिटेन थे। वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को पेरिस में आयोजित की हुई थी। वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को हुआ था, कहाँ? पेरिस में हुई थी। और राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई वो जनवरी 1920 को हुई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना जनवरी 1920 को हुई थी, 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रथम विश्व युद्ध से जुड़े हुए। अब बारी है द्वितीय विश्व युद्ध की। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक चला था। तो दोनों समय याद रखिएगा, 1939 से 1945। द्वितीय विश्व युद्ध तत्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। म्यूनिख समझौता 1938 ईस्वी में हुआ था। म्यूनिख समझौता 1938 ईस्वी में हुआ था। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1930 ईस्वी में हुआ। अमेरिकी द्वितीय विश्व युद्ध में 8 दिसंबर 1941 को शामिल हुआ। अमेरिकी द्वितीय विश्व युद्ध में 8 दिसंबर 1941 को शामिल हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की अगर बात करें तो इसमें जर्मनी को हारने का श्रेय रूस को दिया जाता है। अमेरिका ने जापान पर एटम बम 6 अगस्त 1945 को, हिरोशिमा और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया था। तो अब जो हिरोशिमा पर वह 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को बम गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ। इस तरह से आप इन प्रश्नों को एक बार बखूबी समझ लें और इसके बाद इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखें तो आपको समझ में आएगा कि आपने कितना समझा और कितना नहीं समझा। चलते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, निम्न में से किसे पहले ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब होगा इंडोनेशिया को। दूसरा प्रश्न, डचों द्वारा इंडोनेशिया के क्षेत्र में लागू आर्थिक नीति को किस नाम से जाना जाता है?
कल्चर सिस्टम के नाम से। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 3 की ओर है, 20वीं सदी के प्रारंभ में इंडोनेशिया में स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिका तैयार करने वाले कौन कौन से कारक थे? इसका सही जवाब होगा कल्चरल सिस्टम, डच शासकों की एकीकरण की नीति, एथिकस पॉलिसी का प्रभाव और इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, इसमें से इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 4 की ओर, मलेशिया में सर्वप्रथम उपनिवेश की स्थापना निम्न में से किस विदेशी शक्ति द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब होगा पुर्तगाल। प्रश्न संख्या 5 की ओर है। प्रश्न संख्या 5, ब्रिटिश सरकार ने मलेशिया को अपने शासन से कब मुक्त किया था? इसका सही जवाब होगा 31 अगस्त 1957 को। मलय भाषा में मर्डेका का क्या अर्थ है? मर्डेका का अर्थ है स्वाधीनता। ऑप्शन 1 सही है। निम्नलिखित में से किसने अरब जगत के अलग खलीफा का विचार प्रकट किया था? यह सही जवाब इसका अब्दुल रहमान होगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 8 की ओर है, अरब जगत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से थे? इसका सही जवाब होगा वहाबी पंथ का प्रयास नहीं, पश्चिम से संपर्क नहीं, ईसाई मिशनरियों का प्रभाव नहीं और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 9 की ओर, बौद्धिक जागरण के काल में अरब जगत की महिलाओं ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यंग मेड ऑफ ईस्ट। यंग मेड ऑफ ईस्ट से। 10वां प्रश्न, निम्न में से किसे अरब साहित्यिक चेतना तथा बौद्धिक जागरण का अग्रदूत माना जाता है? प्रश्न 10 का सही जवाब आंसर डी होगा अल बुस्तानी। प्रश्न संख्या 11 की ओर है, यंग अरब एसोसिएशन का गठन कहाँ पर का अध्ययन करने वाले अरबी विद्यार्थियों द्वारा किया गया था? पेरिस। सही जवाब पेरिस होगा। प्रश्न संख्या 12 की ओर है, अरब लीग की स्थापना काहिरा में कब की गई थी? इसका सही जवाब मार्च 1945 में की गई थी। प्रश्न संख्या 13 की ओर है, सीरिया और लेबनान को स्वतंत्रता कब मिली थी? सीरिया और लेबनान को स्वतंत्रता कब मिली थी? 1944 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 14 की ओर है, निम्न में से किसके नेतृत्व में मिस्र में गणतंत्र की स्थापना की गई थी? नगीस के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर बी सही है। ब्रदरहुड मूवमेंट 1910 किसने आरंभ किया था? इब्न सऊद ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 16 की ओर है, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में किस मिस्र के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था? नासिर द्वारा की गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 17 की ओर है, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान कीनिया के उग्र राष्ट्रवादियों ने बड़े पैमाने पर श्वेतों की हत्या की थी? माओ माओ आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 18 की ओर है, यंग इटली का नामक संगठन की स्थापना 1831 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? मैजिनी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 19 की ओर है, रोम पर इटली के अधिकार के साथ ही इटली के एकीकरण का कार्य पूरा हुआ। यह घटना कब घटी थी? 1870 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 20 की ओर है। प्रश्न संख्या 20 की ओर है, इसका सही जवाब प्रश्न संख्या पहले, इटली एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है। इटली एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब होगा मेटरनिक का। ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है। प्रश्न संख्या 21 की ओर है, कोलंबियर्स गुप्त समझौता 1858 ईस्वी में किसके मध्य हुआ था? नेपोलियन और काबूल के बीच हुआ था। नेपोलियन और काबूल के बीच में हुआ था। प्रश्न संख्या 22 की ओर है, अंसिया रेजिम फ्रांसीसी शब्द से क्या तात्पर्य है? पुरातन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 23 की ओर है, फ्रांस में क्रांति के समय 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वहां का शासक कौन था? लुई 16वां। ऑप्शन नंबर सी होगा। फ्रांस के रीति रिवाजों तथा निरंकुश राजतंत्र पर व्यंग वाली रचना फारस के खत किसने लिखी थी? वॉल्टेयर ने लिखी थी। प्रश्न संख्या 25 की ओर है, निम्न में से कौन फ्रांसीसी दार्शनिक नहीं है? निम्न में से कौन फ्रांसीसी दार्शनिक नहीं? पेन फ्रांसीसी दार्शनिक नहीं है, बाकी सभी फ्रांसीसी दार्शनिक कहते हैं। नावल हाउस नामक प्रसिद्ध उपन्यास किसकी रचना है? रूसो की रचना है। ऑप्शन ए सही होगा। रूसो की प्रसिद्ध कृति सामाजिक समझौता सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहाँ लिखी गई थी? इसका सही जवाब होगा इंग्लैंड में। रूसो की रचना सामाजिक समझौता जो है वह कहाँ लिखी हुई थी? इंग्लैंड में। फ्रांसीसी पुरातन व्यवस्था में कोर्बी क्या था? कोर्बी एक बलात् श्रम था। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 29 की ओर है, द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन थे? मॉन्टेस्क्यू थे। स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक कौन थे? मॉन्टेस्क्यू। प्रश्न संख्या 30 की ओर है, फ्रांस में क्रांति पंचांग कब प्रारंभ किया गया था? 21 सितंबर 1792 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। 21 सितंबर 1792 ईस्वी को क्रांति पंचांग। प्रश्न संख्या 31 की ओर है, प्रसिद्ध मूर्तिकार माइकल एंजेलो कहाँ का निवासी था?
प्रसिद्ध मूर्तिकार इटली का निवासी था। पुनर्जागरण काल में जिस नई विद्या का जन्म हुआ उसमें सबसे प्रमुख क्या था? मानववाद। ऑप्शन ए सही है, मानववाद। प्रश्न संख्या 33 की ओर है। निम्न में से किस विद्वान ने आधुनिक यूरोप को यूनान की विरासत कहा है? फिशर ने बोला है आधुनिक यूरोप को यूनान की विरासत कहा है। प्रश्न संख्या 34 की ओर। पुनर्जागरण काल में प्रचलित शब्द नई विद्या से आशय है, मानववाद से है, वैज्ञानिक सोच से है, धर्मनिरपेक्षता से है। ये सभी इनमें से कोई नहीं, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर ये सभी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पुनर्जागरण कालीन किस विद्वान को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है? पुनर्जागरण कालीन, याद रखिएगा, पुनर्जागरण कालीन किस विद्वान को आधुनिक चाणक्य कहा गया है? इसका सही जवाब होगा मैकियावेली इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसे पुनर्जागरण काल का प्रथम यूरोपियन कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे पुनर्जागरण काल का प्रथम यूरोपियन कहा जाता है? तो इरास्मस को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, इरास्मस, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 37 की ओर है। सामुद्रिक यात्राओं के प्रोत्साहक रूप में हेनरी द नेविगेटर नाम से चर्चित है। हेनरी कहाँ का शासक था? इसका सही जवाब होगा पुर्तगाल का, ऑप्शन ए सही है। 38वां प्रश्न। प्रोटेस्टेंट धर्म की औपचारिक उत्पत्ति कब हुई? तो अप्रैल 1529 ईस्वी में। द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार जॉन विक्लिफ को मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 40 को। मार्टिन लूथर द्वारा धार्मिक सुधारों के लिए जारी 95 थीसिस यानी 95 प्रश्न मूल रूप से किस भाषा में लिखे गए थे? किस भाषा में लिखे गए थे? इसका सही जवाब होगा लैटिन भाषा में, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। निम्न में से किस धर्म सुधारक ने अनुयायियों को लोलार्ड कहा था? लोलार्ड, इसका सही जवाब होगा वाइक्लिफ ने, ऑप्शन नंबर सी। वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया था? एडम स्मिथ के द्वारा किया गया था। वाणिज्यवाद के लिए प्रेरक 3G में से कौन शामिल नहीं था? गोल्ड, ग्लोरी, गॉड, जर्मनी शामिल नहीं था। प्रसिद्ध पुस्तक राष्ट्र की संपदा वेल्थ ऑफ नेशन है एडम स्मिथ। प्रसिद्ध पुस्तक राष्ट्र की संपदा वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की रचना है। प्रश्न संख्या 45 की ओर है। निम्न में से कौन सा वाणिज्यवादी युद्ध नहीं था? 45 का सही जवाब होगा वाटरलू का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी। 46 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में निम्न में से किसी एशियाई देश में शोगुन शासकों का राज्य था? इसका सही जवाब होगा जापान, ऑप्शन नंबर सी। जापान एवं अमेरिका के मध्य कानगावा की संधि कब हुई थी? 1854 ईस्वी में, मार्च 1854 ईस्वी में हुई थी कानगावा की संधि। प्रश्न संख्या 48 की ओर है। जापान में 1868 ईस्वी में प्रारंभ आधुनिकीकरण के युग को क्या नाम दिया गया था? इसका सही जवाब होगा मेईजी पुनः स्थापना, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 49 की ओर है। जापान के किस शासक ने मेईजी की उपाधि धारण की थी? मुत्सुहितो ने, ऑप्शन नंबर बी सही है। मेईजी का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेईजी का शाब्दिक अर्थ है प्रबुद्ध शासन, ऑप्शन ए सही है, प्रबुद्ध शासन। मेईजी शासन में जापान ने किस धर्म को महत्व दिया गया? इसका सही जवाब होगा शिंतो धर्म को, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 52 की ओर है। प्रथम अफीम युद्ध में हारने के परिणाम स्वरूप चीन ने कितने बंदरगाह व्यापार के लिए खोल दिए थे? इसका सही जवाब होगा 5 बंदरगाह, ऑप्शन नंबर सी। कोहोग निम्न में से क्या थी? इसका सही जवाब होगा चीनी व्यापारिक संस्था थी। सीमोनेस्की संधि किसके मध्य हुई थी? ये चीन और जापान के मध्य हुई थी, चीन और जापान के बीच हुई थी। और लास्ट प्रश्न। डॉक्टर श्रीनाथ सेन द्वारा तुंग हुई की स्थापना 1905 में की गई, वह कहाँ? जापान में। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित हो। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।